इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज़ बीमारियों की वजह से भावनात्मक उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या है महिलाओं की। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला कॉमन कैंसर है और हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर महीना पूर्ण रूप से समर्पित है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर स्मिता सिंह जी। नमस्कार मैम, धन्यवाद है आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्ते तृप्ति, धन्यवाद दूरदर्शन मुजफ्फरपुर और तृप्ति आपका भी, जो इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, इस नोबल वर्क के लिए आपने मुझे याद किया। मैं आभारी हूँ। बिल्कुल मैम, जैसा कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का ये मंथ है, इसमें मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या चीज़। देखिए, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, जैसे और बाकी कैंसर होते हैं। कैंसर का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के सेल्स हैं उनका ग्रोथ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसी को हम कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। तो वैसे ही अगर ब्रेस्ट में ये प्रक्रिया हो रही है कि हमारे सेल्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो इसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। और मैम, ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट हैं वो किस एज ग्रुप के हो सकते हैं? साधारणतया यह बीमारी 40 के बाद ज़्यादा इसका इंसिडेंस है, लेकिन हम खास एक एज ग्रुप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ इस ग्रुप में ये नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 40 और 50 के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? किन वजह से ये बीमारी एक शरीर में आ जाती है? इसके भी कारण वैसे ही हैं जैसे बाकी कैंसर हमारे शरीर में होते हैं। तो बहुत सारी जानकारी नहीं है कि कैंसर क्यों होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे शरीर में कैंसर होने के लिए, जिसमें से कुछ हम लोग बोलते हैं कि मॉडिफाइबल है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। जैसे एज है, नॉन मॉडिफाइबल है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाकी जनरल रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें अल्कोहल यूज़ है, टोबैको यूज़ है, किसी को ऑपरेशन के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हुई हो, या फिर रेडिएशन दिया गया हो, या फिर उसका अर्ली मेनार्की हुआ है, मतलब मासिक चक्र की शुरुआत जो है 12 साल से पहले हो गई हो, या 55 साल के बाद भी मासिक स्राव चल रहा हो, लेट मेनोपॉज हो रहा है, या फिर जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिन्होंने अपने बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाया, ये सब, और कुछ हार्मोनल जीन रिलेटेड चेंजेस भी होते हैं। जैसे ब्रेस्ट में कुछ जीन होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं, उसमें कुछ बदलाव होता है, तो ये सब रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं स्तन कैंसर के। और मैम, महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से सिम्टम्स से पहचान सकती हैं कि वो शायद इस बीमारी से ग्रसित हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। मैं समझती हूँ कि 20 साल के बाद हर एक लड़की या महिला अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों से, मतलब उसका ज्ञान हो चुका होता है कि मेरे शरीर की बनावट कैसी है। तो ये जो देखने वाली बात है, कि ध्यान देने वाली बात है कि ये चेंजेस अब 20 साल से ही देखने हैं कि अपने ब्रेस्ट में अगर किसी तरह का भी उसके साइज, शेप या कंटूर में को पहले से परिवर्तन दिख रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। कोई अगर लंप, मतलब गांठ जैसी चीज़ दिख रही हो, वो सॉफ्ट भी हो सकती है, थोड़ी हार्ड भी हो सकती है, ज़्यादा हार्ड भी हो सकती है। हम अपने टर्मिनोलॉजी में उसको सॉफ्ट, फर्म एंड हार्ड बोलते हैं। तो उस तरह से वो सॉफ्ट हो सकता है। स्किन के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। स्किन जो है हमारा रेड दिख सकता है, पहले से ज़्यादा लाल दिख सकता है, या उसमें पीलिंग, नारंगी के छिलके जैसा, जो कि काफ़ी एडवांस्ड कैंसर की निशानी है। पिटिंग होने लगती है, मतलब उसमें छेद होने लगते हैं। या फिर निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, वह डिस्चार्ज आपको ब्लड डिस्चार्ज भी हो सकता है, या फिर आपको ब्रेस्ट के आसपास जो हमारे एक्जिला होता है, बगल में लिम्फ नोड में कुछ ऐसी गांठ जैसी दिखती है। तो ये सब आपको साइन है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। फर्स्ट स्टेप है
आपको डायग्नोज करने के लिए आपको उसके माने डॉक्टर के यहाँ भी जाने से पहले SBE टर्म दिया हुआ है, मतलब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको आईने के सामने खड़े होकर के खुद अपने हाथों से कॉन्ट्रालैटरल, मतलब लेफ्ट का देखना है तो दाहिना हाथ यूज़ करिए, और राइट का देखना है, दाहिना देखना है तो अपना बायां हाथ यूज़ करते हुए, उंगलियों से नहीं, जो हथेलियां हैं, पाम से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ऐसे ऐसे करके देखना है हर क्वाड्रेंट में। मतलब इसको 4 भाग में बांट देते हैं हम लोग, बाहरी ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर अंदर ऊपर वाला और नीचे वाला। तो हर भाग में आपको हथेलियों से चेक करना है कि कोई नोड तो नहीं, हाँ, कोई मांस, कोई गांठ आपको महसूस तो नहीं हो रहा है। फिर इसके अलावा अगर वैसा होता है तो फिर इधर एक्जिला में भी देखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये फर्स्ट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा और भी हाँ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। और मैम ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, कैंसर से बचाव के वैसे ही उपाय हैं जैसे बाकी कैंसर्स में होता है। जीन वाला रिलेटेड जो फैक्टर है उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लाइफस्टाइल है हमारा, तो वो भी एक जो हमने पहले बताया था कि रिस्क फैक्टर में है, अल्कोहल यूज़ है, ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसको घटाने का उपाय करना है। अपना खान पान का ध्यान रखना है, जंक फूड जो भी आप बाहरी सामान खाते हैं उसको ना खाएं। और बाकी जो रिस्क फैक्टर हैं, जो आपके फैमिली में अगर मदर को या आपकी नानी को या इवन आपकी बेटी को, बहन को अगर रिस्क फैक्टर हुआ है तो आप अलर्ट रहें और समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलते रहें। मतलब सारी बातों से एक ही बात पता चलती है कि सेल्फ एग्जामिनेशन की जो आइडिया है, अवेयरनेस ये फैलनी चाहिए। बिल्कुल, और ये 20 साल की उम्र से ही शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सभी अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन पर ध्यान दें, और आप इससे पहले पता कर सकते हैं कि क्या आप में ये सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे, क्या आप बचाव कर सकते हैं। और जैसे आपको ऐसा फील हो तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, एग्जामिनेशन करवाएं, है ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और फिर डॉक्टर समझेंगी कि और आपके केस में आपको क्या क्या करना है, आगे का स्टेप सब क्या होगा। और मैम जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मरीज हैं, महिलाएं हैं, वो किस तरह से इलाज करवा सकती हैं? क्या क्या इलाज की संभावनाएं बनती हैं? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशंस, जांच होते हैं। जांच में कई तरह के हैं, जैसे अभी तक चला आ रहा था कि मैमोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड मानते थे। जब अल्ट्रासाउंड का इतना चलन नहीं था, इतना एडवांस्ड नहीं था, तो मैमोग्राफी होती थी जो कि डायग्नोसिस में बहुत मदद करती थी। तो मैमोग्राफी अभी जो है हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासोनोग्राफी आ गई है, जिससे आप एकदम गहरा जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसके अंदर तक देख सकते हैं, उसमें बदलाव जो आए हैं उसको देख सकते हैं। इसके अलावा पेट स्कैनिंग होती है, MRI होती है कि इसका फैलाव, कैंसर का फैलाव अगर आसपास के लिम्फ नोड में या दूर के ऑर्गन्स में हो गया है तो MRI होती है। तो मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI ये सब जो हैं डायग्नोसिस में हमारे हेल्पफुल हैं। और इलाज के लिए तो आपको स्टेज वाइज है। इलाज कैसा होगा? सिर्फ सर्जरी होगी? कई तरह के मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जैसे सर्जरी है, ब्रेस्ट की सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, इस तरह के हैं। मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज पर है उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। 4 स्टेज होते हैं, जैसे बाकी कैंसर्स के भी 4 स्टेज होते हैं। उसमें भी फिर सब ग्रुपिंग की हुई है, लेकिन आप मोटा मोटी ये समझिए कि जो 4 स्टेज होते हैं कि पहले स्टेज में वो बस डक्ट में ही रहेगा, नली में ही रहेगा। सेकंड स्टेज में वो ब्रेस्ट के अंदर ही रहेगा। थर्ड स्टेज में है कि बड़ा साइज होगा, आसपास का लिम्फ नोड में गया रहेगा। और फोर्थ स्टेज में होता है कि पूरे बॉडी में, जिसे मेटास्टैसिस बोलते हैं, यह स्टेज होता है जो कि एडवांस्ड स्टेज हो गया। और ब्रेस्ट कैंसर से इलाज संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को समझने की, जो हमारे भारत में दुर्भाग्यवश इतनी मौतें जो होती हैं, इनका कारण यही है कि डायग्नोसिस लेट हो जाता है। महिलाएं
इग्नोर करती जाती हैं अपने सिम्टम्स को, या तो समझ नहीं पाती हैं या समझ कर भी चुप रह जाती हैं, बोलती नहीं हैं। बिल्कुल, और इसी अनदेखेपन को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, ये जागरूकता के लिए है, आप सभी तमाम महिलाओं के लिए। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि जो दवाइयाँ होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बालों का झड़ना? हाँ, ये सब वैसे ही है। कीमोथेरेपी का जो है साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ही हैं, जैसे आपको उल्टी आना, भूख नहीं लगना, ब्लड प्रेशर वगैरह कभी कभी ड्रॉप कर जाता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। बोन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो दवाइयाँ चलती हैं, टैमॉक्सिफेन एक दवाई होती है, तो उसमें बोन का जो हमारा डेंसिटी है, मिनरल डेंसिटी है, वो घट जाता है, तो फ्रैक्चर प्रोन हो जाते हैं। फ्रैक्चर होने की संभावना हड्डियों की बढ़ जाती है। ये वैसे ही है जैसे बाकी कीमोथेरेपी में होता है या हार्मोनल थेरेपी में होता है, लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात न करें, हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, क्योंकि हर जीवन महत्वपूर्ण है, तो हमको जीवन बचाना है। साइड इफ़ेक्ट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाल अगर झड़ जाते हैं तो फिर आ जाएंगे, लेकिन जीवन तो अनमोल है। बिल्कुल, तो इस बीमारी से हमें बचना है, लड़ना है और जीतना भी है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेके आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ हम सबके साथ साझा कीजिए। देखिए, जितना ड्रेडेड और जितना हाई इंसिडेंस और इतनी ज़्यादा मौतें, 76,000 रिकॉर्ड हुआ है 2020 में, 76,000 मौतें सिर्फ भारत में, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सब जो है इग्नोरेंस हम कह सकते हैं। एक तो इग्नोरेंस, और एक अपने देश में जो हेल्थ सिस्टम जो डेवलप करने की बात है, वो उसमें हम पीछे हैं। तो बात बहुत सीधी शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से है, फिर 40 के बाद आप मैमोग्राफी कराइए। एक्चुअली 35 से ही शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्क्रीनिंग मेथड्स बहुत ज़रूरी हैं। इलाज से पहले उसको डायग्नोज करना, स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, बीमारी से पहले उसको स्क्रीन कर लेना, तो 35 से शुरू हो जाना चाहिए। 40 के बाद कुछ संस्थाएं कहती हैं कि हर साल मैमोग्राफी होनी चाहिए, कुछ संस्थाएं कहती हैं कि नहीं, 45 या 50 के बाद हर साल करना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत अर्ली इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ताकि हम मौतों से अपनी महिलाओं को, बहनों को बचा सकें। बिल्कुल, और आपको इस जोश के साथ रहना है, इस हौसले के साथ आगे बढ़ना है कि अगर ये बीमारी आपको हो भी गई है तो भी इसमें डरने की बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। आपको अपनी अंदर की इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है इस बीमारी को लेके, क्योंकि जागरूकता ही इस बीमारी का एकमात्र हल है, और इसी पर आधारित हमारा कार्यक्रम है। सही कहा आपने। 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है स्टेज 1 में जो हम बात कर रहे थे, ये ओवर 90% तक भी है। और लेकिन ये स्टेज 4 में जाते हैं तो ये 21 to 28% तक घट कर आ जाता है। मतलब सही समय पर इलाज होने से बचने की संभावना 90% तक है, बढ़ जाती है, रहती है। हाँ, 90%। मतलब इस बीमारी का इलाज बिल्कुल संभव है, मगर आपको पहले से अपने सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ अग्रसर होना होगा। आपको देखना होगा कि क्या आप में वो सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं, और एकदम से जाके डॉक्टर से चेकअप करवाइए, दवाइयाँ शुरू कीजिए और अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए। बिल्कुल। और अगर ये बीमारी आपको हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है अपना मोरल को बनाए रखना, अपने मनोबल को बढ़ाए रखना। और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो सर्वाइवर हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से बच चुकी महिलाएं हैं, उनसे कनेक्शंस, मतलब उनसे बात करके कैसे उस समय आपको हो गया था, तो आप में क्या चेंजेस आए, आपने कैसे उससे उबरने में अपनी हिम्मत बनाए रखी। इस तरह से संस्थाएं हैं जो भारत में थोड़ी कम हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दूसरे देशों में हैं। तो उनसे कनेक्शंस बना के रखना, अपने परिवार के साथ, परिवार वाले का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि साथ में उसके मनोबल को बढ़ाए रखें, तब बीमारी से लड़ने में बहुत सहायता मिलती है। और ब्रेस्ट कैंसर के दौरान क्या खान पान हमें रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को वर्जित करना चाहिए?
कीमोथेरेपी के दौरान क्या क्या खान पान हमारा होना चाहिए? देखिए, खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप देख रहे हैं कि कुकिंग जो है किचन से एक दिन ऐसा आएगा जब खाना बनना किचन में बंद हो जाएगा। तो वही बात है, घर का खाना, सादा खाना, जैसे हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट सब होते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट सब हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बात हो रही है कि प्रोटीन पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, मिनरल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, फाइबर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। वैसे ही है। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट की डाइट को थोड़ा कम करें, प्रोटीन पे फैट्स को भी कम करें, क्योंकि फैट तो ऐसे भी महिलाएं काटती चलती हैं। itself एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। फैट्स तो ऐसे भी महिलाएं परहेज करती हैं वेट गेन करने के डर से। अब काफ़ी जागरूकता आई है। और प्रोटीन पे ज़्यादा स्ट्रेस दे भी रही है दुनिया, और सोशल मीडिया के ज़रिए ये जागरूकता फैली है। लोग वेट लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी फायदेमंद हैं। योगा, ये सब सहायक हैं। बिल्कुल, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं और अपनी स्वास्थ्य को लेके जागरूक और सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप ही अपने स्वास्थ्य के रक्षक हैं। बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, रेडियोथेरेपी का क्या प्रभाव पड़ता है मरीजों पर? रेडियोथेरेपी देखिए कई चरणों में होती है, एक सिंगल सिटिंग होती नहीं है, कई चरणों में होती है। तो जो ये कैंसरस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है रेडियोथेरेपी। तो जो आसपास के उससे थोड़े हेल्दी सेल्स हैं उन पे भी कुछ तो असर होगा। हालांकि अभी जो नई टेक्निक आई है उसमें बहुत टारगेटेड होती है कि फोकस्ड सिर्फ वहीं देना है, लेकिन फिर भी जो सराउंडिंग्स सेल्स होंगे उन पे भी असर एक्चुअली डालना होता है कि उनसे फिर रेकरेंस ना हो जाए। तो उनसे असर होने की वजह से जो हमारा है थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। तो सेल डिस्ट्रक्शन के जो फीचर्स हैं, फटीग होना, मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, भूख नहीं लगना और बेचैनी होना, ये सब हो सकता है। और अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, तो क्या वो भी ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हो सकती हैं? बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, नल्ली पैरिटी, मतलब जिसके कोई बच्चे नहीं हुए हों, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे नन्स में सिस्टर जो होती हैं, जो वॉलंटरीली शादी नहीं करती, जिनके बच्चे नहीं होते, तो उनमें ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ब्रेस्ट कैंसर के बेसिक टेस्ट्स कौन कौन से हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, स्तन कैंसर के कई सारे टेस्ट होते हैं। उसमें मैमोग्राम प्रिलिमिनरी और फोरमोस्ट हुआ करता था। अभी हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, और एक होता है FNSC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब उसके अंदर, गांठ के अंदर सुई डाल करके उससे टेस्ट करते हैं। या इवन एक्सीजन बायोप्सी होती है, जो गांठ है उसे निकाल करके, सर्जरी द्वारा निकाल करके उसको जांच में भेजते हैं। और इसका स्प्रेड कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक फैलाव हुआ, उसके लिए हम लोग CT स्कैन, MRI वगैरह कराते हैं। लेकिन अभी हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, FNSC, ये सब काफ़ी लाभप्रद है हमारे डायग्नोसिस में आगे बढ़ाने के लिए। फिर अगर हमको लगता है कि नहीं, इसमें डिजीज़ एडवांस हो गया है, तो फिर हम आगे के टेस्ट जैसे पेट स्कैनिंग और MRI वगैरह भी कराते हैं। एक होती है सेंटिनल नोड बायोप्सी टेस्ट भी होती है, जो आसपास का लिम्फ नोड है, पहला लिम्फ नोड जो अफेक्टेड लग रहा है, उसकी भी बायोप्सी होती है। वो सर्जरी के दौरान होती है, और उसको भी हम लोग जांच में भेजते हैं कि वहाँ तक बीमारी पहुँच चुकी है कि नहीं पहुँची है, अभी ब्रेस्ट तक ही है, ये है। और मैम, सेल्फ एग्जामिनेशन करने का सबसे सही समय क्या होता है? मैंने सुना है कि पीरियड्स के बाद हमें ये करना चाहिए। हाँ, सही सुना है आपने, क्योंकि मासिक आने से पहले हमारे पूरे शरीर में कंजेशन रहता है, पेल्विक कंजेशन भी रहता है, ब्रेस्ट कंजेशन भी रहता है। मतलब जो आसपास की खून की नलियाँ होती हैं वो एनगॉज्ड रहती हैं, सब तरफ रक्त का बहाव ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ही रेड, थोड़ा इन्फ्लेम्ड दिख सकता है। और कुछ कुछ हार्मोन होते हैं जो मासिक चक्र के दौरान बढ़ते हैं,
जिनके वजह से ये भारीपन और जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं हमारे, वो बढ़े रहते हैं। इसलिए बेस्ट होता है कि जब ख़त्म हो जाए, मेंस ख़त्म हो जाए। और इससे ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई ये गांठ है तो वो मासिक के बाद भी मिलेगा और पहले भी मिलेगा। अगर कुछ सिंपली मान लीजिए भारीपन है, भारी लग रहा है, आपको अनईजी लग रहा है, वो मेंस के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्रेस्ट कैंसर वाली गांठ है वो ऐसा नहीं है कि मेंस ख़त्म हो गया तब वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बेस्ट समय होता है वो एग्जामिन करने के लिए। मतलब आपकी जब मेंस्ट्रुएशंस ख़त्म होते हैं इसके बाद आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, क्योंकि ये सबसे सही समय होता है अपने शरीर के बारे में जानकारी लेने का। और मैडम, हमारे जो दर्शक हैं, जिन पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, वो अपने खान पान को किस तरह से सुधारें और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करें कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो? देखिए, हमारा भारत एक गरीब देश है, इसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो हम डाइट चार्ट बनाते हैं कि आप ये खाइएगा, ये खाइएगा, ये खाइएगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। तो हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो हमारा प्रांत का, हमारे देश की जो महिलाएं हैं उसका उपयोग कर सकें। सुबह उठते हैं तो नाश्ता जल्दी लेना है, तो नाश्ते में जो लोकली अवेलेबल हमारा जो डाइट है, बिहार में जैसे हम रह रहे हैं तो हमारा जो नाश्ता है चपाती है, सब्जी है, दही है, जो मौसमी फल हैं उसी की बात करेंगे। हम ये ना कहेंगे कि आप ब्रेड खाइए, ऑमलेट खाइए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जिनका जो डाइट है, जिस देश में जैसा प्रांत में जो चलन रहता है, हाँ ये है कि आपको अपने डाइट में लिक्विड्स खूब बढ़ाना है, तरल पदार्थ खूब बढ़ाना है और न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। खून की कमी अगर हो रही है, हो सकता है आपको खून चढ़ाना पड़े, तो आप चढ़वाइए। कि खून की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होती है उससे ब्लड सेल्स भी अफेक्टेड होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन भी रेड सेल्स का कम होगा, तो एनीमिया होने का चांसेस रहता है। तो तरल पदार्थ है, दाल है, दूध है, नारियल पानी है, जूस फलों का जूस पे बात होती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कहूँगी कि जो सीजनल फल हैं, जो आपके आसपास आसानी से मिलते हैं, उन्हीं फलों पर आप ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि आपको आसानी से मिलेगी और जो आपके पॉकेट के अंदर हो, बजट फ्रेंडली हो। कि अब केला इतनी सर्वसुलभ है, सब जगह मिल रहा है, केला मिल रहा है, तो अनार आप ले सकते हैं तो लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केला है, खजूर है, नारियल पानी है, जो सीजनल सेब हैं, जो भी आसानी से मिलते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना होना चाहिए। और ये नहीं कि हम कुछ ऐसे फल तलाश कर रहे हैं जो अब मिलने में भी दिक्कत आ रही है, खर्च भी आप वहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दिन के खाने में भी वैसे ही हैं, दाल वगैरह जरूर शामिल करें, रोटी, दाल, चावल आप लेना चाहते हैं लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मतलब ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें और संतुलित भोजन, बाहर का खाना, रोड का कोई भी मेले में, हाँ दशहरा के टाइम मेले वगैरह का खाना, कहीं भी इवन जो बहुत हाथों से हैंडल किया गया हो, ऐसे भोजन को अवॉइड करना चाहिए। करें। हाँ बिल्कुल। और महिलाएं थोड़ा स्पाइसी पसंद भी करती हैं, उनका टेस्ट थोड़ा होता है एक्टिव, तेज ऐसा होता है कि टॉलरेट नहीं कर पाएंगी, सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ही भूख की कमी हुई रहती है। कैंसर इटसेल्फ एक शुरुआत ही होती है, कैसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा थक गए, फटीग इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो मतलब उसको सहन ही नहीं होगा। हाँ तो स्पाइसेस का तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, अपने स्वाद को हटाकर स्वास्थ्य की तरफ बढ़िए, तभी आप स्वस्थ रह सकती हैं, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल। तो ये तमाम सारे सवाल थे जिनसे हमारी महिलाओं को ज़रूर जानकारी मिली होगी, वो लोग जागरूक हुई होंगी, और आज का हमारा अंक इसी पर आधारित था। आज के इस अंक में हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है,
किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें किस प्रकार सेल्फ एग्जामिनेशन पर जोर देना चाहिए। आज के इस अंक में मेरे साथ थी डॉक्टर स्मिता सिंह जी। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू तृप्ति। मैं एक बात बता दूं लास्ट में कि ये अभी नंबर 1 किलर डिजीज़ हो गया है इंडियन वीमेन में। पहले 90s में ये चौथे स्थान पे था, अभी ब्रेस्ट कैंसर जानलेवा हो गया है और नंबर 1 कैंसर हो गया है भारतीय महिलाओं में। इसलिए आपका यह प्रयास बहुत सार्थक मैं मानूंगी कि इस पे जागरूकता के लिए आपने अपना अभियान फैलाया है और दूरदर्शन के माध्यम से यह प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जनता इससे लाभान्वित होगी। बिल्कुल। आज के इस अंक में हमने जाना कि किस प्रकार ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर होगी अगले अंक में आपसे मुलाकात कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।